Hello guys, welcome to our channel Simple Track Study. Thanks for supporting us. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परासर क्या होता है, परासर दाब का निर्धारण कैसे किया जाता है, वर्कले हार्टले विधि क्या होती है, समपरासारी विलयन और अतिपरासारी या अल्परासारी विलयन क्या होते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परासर दाब के नियम। तो हेडिंग डालते हैं परासर दाब के नियम। तो फेफर ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि परासर दाब के जो नियम हैं ये गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं। फेफर ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि परासर दाब के नियम गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं। और वान हाफ ने इसकी व्याख्या की। तो बायल वान साफ ला देखते हैं और चार्ल्स वान साफ ला। तो पहले बायल वान साफ ला। बायल वान ठाप का नियम स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासर दाब परासर दाब P और गैस की सांद्रता C के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर यानी कि T कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट परासर दाब P गैस की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू C। अब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा P इज इक्वल टू के सी, के वेयर के इज कांस्टेंट और P इज इक्वल टू C को हम लिख सकते हैं 1/V। C इज इक्वल टू 1/V। फर्स्ट ईयर का ये है। तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चार्ल्स वान ठाप ला देखते हैं। चार्ल्स वान ठाप का नियम इसमें स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब परासर दाब P होता है, वो गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप मतलब कैपिटल T के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है।
तो P प्रोपोर्शनल टू T। C इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, सांद्रता C कांस्टेंट। अब यहाँ पर इक्वल साइन लगेगा तो P इज इक्वल टू KT, तो P अपान T इज इक्वल टू K, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये हमारी आ जाएगी PV बराबर RT, वेयर R इज कांस्टेंट। एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एक मोल के लिए 1 होगा। PV बराबर nRT, जो समीकरण ये 3 मान लेते हैं, और यही समीकरण 3 ही तन विलयनों की वांट हाफ समीकरण है। अब यहाँ तक हमारा वांट हाफ समीकरण कंप्लीट हो गया, मतलब जो पराशर दाब के नियम थे बायल और चार्ल्स ने जो भी अपने अपने ला दिए वो यहाँ तक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। PV बराबर nRT था, तो PV बराबर nRT, चूँकि C इसमें होगा PV बराबर nRT, और n को हम लिख सकते हैं W अपान M, तो PV इज इक्वल टू W अपान M RT। अब P इज इक्वल टू W अपान ये V यहाँ चला जाएगा M V RT, चूँकि C इज इक्वल टू होता है W अपान MV, इसलिए P इज इक्वल टू CRT। ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। अगर पूछता है पराशर दाब का नियम सांद्रता के पदों में, तब यहाँ पर C विलयन की सांद्रता, जो कि मोल प्रति लीटर में होती है, और P विलयन का पराशर दाब, ये एटमॉस्फेरिक होता है यानी कि ATM, और T ये गैस का परम ताप। और ये हमेशा केल्विन में होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। तो हेडिंग डालते हैं विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं हैं देखते हैं। ये जो नियम है वांट हाफ ला, ये केवल तन विलयनों पर लागू होता है। तो ये है केवल, पहला होगा, ये है पहला पॉइंट होगा, ये केवल तन विलयनों पर लागू होता है। फिर दूसरा पॉइंट होगा, ये है सांद विलयनों पर लागू नहीं होता, क्योंकि तन विलयनों पर लागू होगा तो सांद विलयनों पर लागू नहीं होगा।
और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, मतलब विलेय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करते हैं तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चूँकि हम जो भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसका न्यूमेरिकल भी साथ में देखते हुए चलते हैं, तो ये उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल बनना संभव है हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया के विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कैपिटल टी परम ताप दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और परम ताप का मान हमेशा केल्विन में रखा जाता है। तो 27 में अगर 273 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन में आ जाता है, तो 300 केल्विन, ये 300 केल्विन हो गया। फिर कह रहा है कि 5% यूरिया यानी कि स्मॉल डब्लू दिया गया है 5 ग्राम, और यूरिया कह रहा है तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और अगर इसका हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार, तो ये स्मॉल m बराबर 60 आएगा, निकाल कर चेक कर सकते हैं। और R का मान ये हमेशा फिक्स होता है 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, इसका मात्रक हो जाएगा। R का मान हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है परासर दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि P बराबर क्वेश्चन मार्क, और आयतन इसका हमेशा होगा 100 ml, और ml को हम लीटर में बदल देंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 0.1 लीटर। तो परासर दाब ज्ञात करने के लिए हमने अभी देखा PV = nRT, PV = W/mRT, तो P = हो जाएगा, इसलिए P = W/mVRT। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। W का मान 5 ग्राम दिया है, M 60, V 0.1, R का मान फिक्स होता है 0.082 और T का मान 300 केल्विन। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो वायुमंडल दाब आएगा, यानी कि ATM। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने पर विलयनों का परासर दाब ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत है। इसमें कह रहा है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान, यानी कि स्मॉल m दिया गया है 1,85,000। फिर कह रहा है मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को, यानी कि स्मॉल w दिया गया है 1 ग्राम। क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर कह रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि परमताप कैपिटल T का मान दिया गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में बदल देंगे तो 37 + 273 ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 310 केल्विन। अब कह रहा है कि 450 मिलीलीटर जल में घोलने पर, तो V का मान दिया है 450 ml, और ml को लीटर में बदलेंगे तो 450
इसको 1000 से भाग कर देंगे डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर। तो V का मान भी दिया गया है। कह रहा है परासर दाब ज्ञात कीजिए, P बराबर क्वेश्चन मार्क, और R का मान फिक्स्ड रहता है, ये R हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो 0.082। अगर इसका हमें मात्रक नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है तो हम लिखे दे रहे हैं लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। अब हमें कह रहा है परासर दाब ज्ञात कीजिए, तो P बराबर W/mV/RT। बार बार ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी कर चुके हैं। तो अब मान रख देते हैं इसका, W का मान 1, M 1,85,000, V का मान 0.45 लीटर, और R का मान फिक्स्ड रहता है 0.082, T का मान 310 केल्विन। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मान भी आ जाएगा ATM में, वायुमंडलीय दाब में। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है 100 ग्राम विलयन में विलेय को 1/10 मोल घुला है। सॉरी, यहाँ पर विलेय का होगा। 100 ग्राम विलयन में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हमें विलयन की मोललता कह रहा है। ये इस तरीके के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे करने से पहले, लेकिन मैं कराए दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है 100 ग्राम विलयन में, तो विलयन में कह रहा है 100 ग्राम विलयन में, तो विलायक का भार दिया गया है। विलायक का भार कैपिटल W दिया गया है 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम विलयन में कह रहा है तो इसका मतलब विलायक का भार दिया गया है। कह रहा विलेय का 1/10 मोल घुला है, यानी कि मोलों की संख्या दी गई है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल कितने दिए गए हैं 1/10। तो विलयन की मोललता कह रहा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। विलयन की मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे 1000। तो इसमें ये, अब इसमें W नहीं दिया गया, स्मॉल w का मान, M का मान नहीं दिया गया, लेकिन विलेय के जो मोल होते हैं N = W/M, यही तो विलेय के मोल होते हैं। तो ये हमें सीधा दिया गया है क्वेश्चन में ही। इसकी जगह हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं N × 1000/W। अब N का मान 1/10 गुणे 1000 और कैपिटल W का मान 100 दिया गया है। तो अब ये पूरा 1 टाइम्स चला जाएगा, तो इसमें बचेगा 1 मोलल। तो इस प्रकार से हमारा ये भी मोललता भी निकल आएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विलयन के अर्धसंख्यक गुणधर्म जो दूसरा था, वाष्प दाब का अवनमन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, आदर्श विलयन, काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल मेक श्योर दैट यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप आपकी ब्लेसिंग और सपोर्ट हमारे चैनल के साथ है। थैंक्स अ लॉट।